जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 एक बड़ी बहाली होने वाला है। इधर स्टेट का रिजल्ट आते ही काफ़ी कम रिजल्ट आने की वजह से छात्रों का नज़र सीटेट पे है। सीटेट का देखा जाए तो 8 तारीख को एग्जाम है, तो अभी से 8 से 10 दिन है। अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करना है, किन किन विषयों पे ज़्यादा पकड़ बनाना है, हर एक मुद्दे पे बारीकी से बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और बिहार में सीटेट का बात आता है तो सबसे पहले नाम आता है सुमित ओझा सर। तो हमारे साथ सुमित ओझा सर है। सर सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर सीटेट का देखा जाए तो आज से सर 8 से 10 दिन समय बच रहा है। सर अंतिम समय में किन किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है छात्रों को? सर देखिए, सीटेट एक व्यापक रूप में तैयारी करने की ज़रूरत है। सीटेट के लिए हम यह नहीं कहेंगे कि 8 से 10 दिनों में आप यहीं पढ़ लीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन आ जाएगा। यह कहना कहीं ना कहीं सीटेट के साथ अन्याय होगा, क्योंकि आप अन्य एग्जाम में जनरल कंपटीशन में देखते होंगे कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सीटेट में कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है हूबहू वही क्वेश्चन अगले वर्ष नहीं आता है। पीवाईक्यू से मतलब सवाल नहीं रहते। मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। आप जब तक पूरे सिलेबस को बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, सिद्धांत को बढ़िया से नहीं समझे हैं, तो पेडागोजी तो आपसे बनेगा भी नहीं। सब्जेक्ट का भी लगभग और लैंग्वेज का वही हाल है। यहाँ पे बाकी विषय में क्या होता है कि स्टूडेंट रट लेते हैं या इन्फॉर्मेशन रट लेते हैं, तो उससे उनका काम चल जाता होगा। हम नहीं, अन्य कंपटीशन के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जो टीचर की वैकेंसी है उस पर मेरी खास पकड़ है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब तक आप विस्तार से चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन सब कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन कैसे बनाना है, यह बड़ी बात है। जैसे कि यहाँ एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। लाइन जो एनसीईआरटी बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा गया है लाइन, तो उन लाइन के अंदर से जब आप बुक को पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो उस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तब तक यह नहीं कहना होगा कि इतना पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट विस्तार से पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और अंत में अब बिल्कुल 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, कम समय बचा है। अंतिम जो 8-10 दिन आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, वह समय है। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि क्या स्टूडेंट सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ें और किस पे ज़्यादा फोकस करें, मैं कोशिश करूंगा। सर ये देखा जाए तो अदर ईयर की अपेक्षा लगभग 25 लाख प्लस फॉर्म गिरे हैं सर। इसको आप कैसे देखते हैं सर? इतना फॉर्म गिरने का वजह क्या हो सकता है सर? देखिए, फॉर्म तो गिरना ही था, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सीटेट पहले वर्ष में 2 बार होता था, बीच में एक वर्ष हुआ नहीं, तो बैकलॉग हो गया। स्टूडेंट बढ़ते गए, और जब स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। संख्या मतलब इस बार 25 लाख, बिल्कुल कंपटीशन में भी तो प्रभाव पड़ना है। बहुत अधिक। देखिए, इसमें कोई सीटेट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसमें कटअप का मतलब ये नहीं कि कटअप इतना पे आके रुक जाएगा, बाकी लोग छंट जाएंगे। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स इसके सेट किए गए हैं कैटेगरी वाइज, उतना अगर स्टूडेंट प्राप्त कर लेता है तो अब क्वालिफाइंग है, वो पास है, सीटेट क्वालिफाइड है। तो आपको उतना नंबर लाना है, और उतने नंबर लाने के लिए आपको एक प्री प्लान्ड सिलेबस के अनुसार और तरीके से पढ़ना होगा। दूसरी बड़ी सवाल सर छात्रों के मन में चल रहा है कि टीआरई 4 जो बोला जा रहा है, जनवरी फरवरी शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार बयान आ रहा है, क्या उम्मीद है सीटेट वाले को इस बार जो सीटेट दे रहे हैं उनको बैठने को मौका मिलेगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि मौका मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। जिस तरह से टीआरई 4 में देरी हो रही है और सीटेट का एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब एग्ज़ाम समय से सीटेट का हो जाएगा और एग्ज़ाम के 1 महीने के भीतर रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से टीआरई 4 में सीटेट वालों को मौका मिलना चाहिए। अब इसमें जो आपकी प्राथमिक जो प्रश्न थे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, तो हम वहाँ पे बातों को बताएंगे कि स्टूडेंट यदि सुन रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, खास तौर पे सुमित ओझा स्टडी सेंटर, जब से सीटेट शुरू हुआ तब से मैं सीटेट को पढ़ा रहा हूँ। जी सर जी। 2011 से सीटेट स्टार्ट हुआ और उसी समय से एक टीचर के रूप में पटना में मैं सीटेट को पढ़ा रहा हूँ। बिहार में सर लगभग छात्र अगर मिलते हैं, बातें होता है, तो सीटेट में सुमित ओझा सर के स्टूडेंट बिल्कुल हजारों की संख्या में, कोई ऐसा नियोजन नहीं। अभी तो टीआरई 4 हो गया है, जब टीआरई के तहत एग्ज़ाम नहीं होती थी और सीधे सीटेट बीटेट
स्टेट पास करके स्टूडेंट मेरिट के आधार पे शिक्षक बनते थे तो नियोजन इकाई बना करती थी, और नियोजन इकाई में प्रत्येक जिला और ब्लॉक लेवल पे नियोजन इकाई बनती थी और उसमें चयन होता था। तो कोई ऐसा नियोजन इकाई बिहार का नहीं होगा जिसमें सुमित ओझा के स्टूडेंट न नियोजन इकाई में गए हों, जिनकी काउंसलिंग हुई हो। तो कोई ऐसा नियोजन इकाई नहीं होगा जहाँ से मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए। इसके पीछे का राज क्या है सर? क्या कुछ पढ़ा देते हैं जो मतलब छात्र लगभग 100 पढ़ा है तो उसमें 99, 98 सिलेक्टेड, क्या कुछ राज है सर? कोई भी देखिए कंपटीशन जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप मेहनत यदि करते हैं और प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं, यानी कि सिलेबस पे सही रणनीति बना के एक प्लान्ड वे में आप जा रहे हैं, तो सफलता मिलना ही है। और चूंकि सीटेट को हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, इसके बारीकियों को हम समझ रहे हैं, तो उस बारीकियों को समझते हैं तो उसी बारीकियों को अपने स्टूडेंट को भी समझाते हैं। और जहाँ तक इसमें पढ़ाने की बात है और राज की बात आप कह रहे हैं, तो सीटेट एग्जाम जो है पेडागोजी पे आधारित होता है। पेडागोजी पे बिल्कुल, अभी छात्र परेशान भी होते हैं। हाँ, देखिए लगभग प्रश्न पत्र में 150 का पेपर है तो 60% पेडागोजी है। अब 60% कैसे है? जैसे मान लीजिए कि CDP का पेपर है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो 30 प्रश्न CDP के तो कंप्लीट पेडागोजी के ही प्रश्न हो गए। अब उसके बाद 2 लैंग्वेज चुनना होता है आपको, तो 2 लैंग्वेज चुनना होता है। सामान्यतः हिंदी एक लैंग्वेज सभी स्टूडेंट रखते हैं जो हिंदी भाषी हैं, और एक सेकंड लैंग्वेज में कोई इंग्लिश चुनता है, कोई संस्कृत चुन लिया, तो अपने कोई उर्दू चुन लिया, अपने सुविधा के अनुसार स्टूडेंट चुनते हैं, तो 2 लैंग्वेज चुन लेते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में भी जो लैंग्वेज फर्स्ट यदि हिंदी है तो 30 मार्क्स का अगर हिंदी है, अगर क्या मतलब होता ही है 30 मार्क्स का ही हिंदी होता है, तो 15 नंबर उसमें हिंदी के गद्यांश, पद्यांश तथा व्याकरण बहुत कम होते हैं, 15 नंबर रहेंगे, और 15 नंबर हिंदी की पेडागोजी होगी। उसी तरह से अगर सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है तो उसमें भी 15 नंबर इंग्लिश पैसेज से रहेगा और थोड़ा सा ग्रामर, और 15 नंबर इंग्लिश पेडागोजी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज में भी आधा पेडागोजी निकल गया। 30 नंबर CDP तो पेडागोजी था ही। अब पेपर 1 यदि स्टूडेंट देता है तो उसका 2 पेपर बचेगा, एक EVS, एक मैथ, उसमें भी 15 पेडागोजी निकल जाता है। अगर पेपर 2 स्टूडेंट दे रहा है साइंस है तो उसको मैथ और साइंस पढ़ना है, 10 नंबर फिर साइंस से पेडागोजी, 10 नंबर मैथ से पेडागोजी निकल रहा है। अगर सोशल साइंस का स्टूडेंट है तो सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं, तो अगर 60 मार्क्स के पेपर हैं सब्जेक्ट के तो 40 और 20 में बढ़ जाता है। 20 मार्क्स सोशल साइंस की पेडागोजी हो जाती है, और जो 40 मार्क्स हैं उसमें आपके हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं होता है। सीटेट के सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट GS समझ के इकोनॉमिक्स पढ़ने लगते हैं। यही चीज़ देखिए, समझना इसको बहुत बड़ी बात है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जो चीज़ आपको हम समझा रहे हैं यही चीज़ हम अपने स्टूडेंट को अपने क्लास, जब मेरे पास से स्टूडेंट इंक्वायरी करने आते हैं एडमिशन के लिए, पटना में सुमित ओझा स्टडी सेंटर के नाम से 2011 से सीटेट की कोचिंग हम चला रहे हैं, नया टोला में, सेंट्रल बैंक के बगल में। तो वहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट को यही चीज़ समझाते हैं जो अभी आपसे मैंने बोला। प्रॉपर स्टूडेंट तो इंक्वायरी में सिलेबस मुझसे समझ लेता है। उसके बाद जब क्लासरूम में स्टूडेंट आता है तो मुख्य रूप से हम फोकस करते हैं पेडागोजी पे। अब पेडागोजी में जैसे CDP को बहुत विस्तार से हम पढ़ा देंगे, वो 30 नंबर का CDP जो है बाकी के 120 नंबर पर भी हावी रहता है, क्योंकि हाँ इनडायरेक्टली, चूंकि बाकी सब में 15-15 है, उसको हम बाकी सबका 15-15 नंबर को मिला के ऑल पेडागोजी नाम से एक जगह अलग से पढ़ाते हैं। बट ये CDP को में ही स्टूडेंट को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि बाकी 15-15 के पेडागोजी वे अपने आप बना लेते हैं। अब ये तो हो गया पेडागोजी पे ध्यान देना, स्टूडेंट को इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अब लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात आती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ही बात बताते हैं। सब्जेक्ट में आप आम बात है, कोई भी आपसे बता देगा कि NCERT की बुक पढ़ना है, मैं भी बोलता हूँ कि NCERT ही पढ़ना है सीटेट में सब्जेक्ट के लिए। लेकिन NCERT को कैसे पढ़ना है? आपको मार्केट में बहुत तरह के NCERT के निचोड़ बुक मिल जाते हैं, बहुत सारे NCERT जो सिविल सर्विसेज के लिए हैं वे मिल जाते हैं, या फिर सार संग्रह मिल जाते हैं। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। आपको NCERT बुक पढ़ने की बात कही जा रही है, यानी कि NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, जो सरकारी किताब है, उस पुस्तक को आप उठाइए, उसकी भाषा पे बिल्कुल लाइन बाय लाइन को पढ़िए। उसमें
आप समझिए कि यदि हम 6, 7, 8 के सोशल साइंस या साइंस पढ़ रहे हैं तो अपने आप को 6, 7, 8 के जो बच्चे जैसे उस पुस्तक को पढ़ते हैं, उस बच्चे के नज़र से भी पढ़िए और उस बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर के नज़र से भी पढ़िए। दोनों बनना पड़ेगा, आप ही दोनों रोल आप ही को निभाना पड़ेगा। आप उस 6, 7, 8 के स्टूडेंट के तरह जब लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो उसमें अंदर अंदर से जो क्वेश्चन क्रिएट करेगा क्वेश्चन सेटअप, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कहाँ से उठ रहा है। तो एक तो आप क्वेश्चन की जो उसमें जो एप्लीकेशन समझाने की कोशिश किया गया है या जो एक्टिविटी बेस्ड बुक होते हैं एनसीईआरटी की, तो एक्टिविटी आपको गतिविधियों को समझिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो, और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगा। फिर जब एक टीचर के रूप में आपकी इसी पुस्तक को, यदि 6 का एनसीईआरटी है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसी पुस्तक को मैं पढ़ाने जाऊँगा तो किस तरह से पढ़ाऊंगा, तो उस समय आपको एक पेडागोजिकल अप्रोच आप में आएगा। और फिर इसी पुस्तक को मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा कैसे, ये भी आपको सोचना है। अब जब दोनों का आप तालमेल बैठा के तैयारी कीजिएगा तो वहीं आपकी तैयारी उस सब्जेक्ट की तैयारी होती है। क्योंकि मैं आप ध्यान से आप इतने दिनों से सीटेट की अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या सीटेट के बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सीटेट सब्जेक्ट हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो, कभी भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये कभी नहीं पूछता, निस्बी रहता ही नहीं है। ये नहीं पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, हाँ, मृत्यु कब हुआ था, ये सब नहीं। ये लूसेंट वाली पढ़ाई इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको हर टॉपिक पे गतिविधियों के माध्यम से एक समझ बनाने की कोशिश करता है, उस समझ पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। सेट प्रैक्टिस फायदा करता है सर? सेट प्रैक्टिस फायदा करता है, बट जिस तरीके से मैं उस विषय को पढ़ने की बात कर रहा हूँ उसी तरीके पे सेट बना हो तब। और ज्ञान के अभाव में लोग पढ़ाने लगते हैं और कहीं से क्वेश्चन कट पेस्ट करके लाके दूसरे कंपटीशन के एग्जाम से क्वेश्चन लाके इसका सेट बना देते हैं। उन सब सेट को जब स्टूडेंट बनाएगा तो वह स्टूडेंट सोचेगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है, अपनी तैयारी को, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो लगेगा कि मेरी तैयारी ही नहीं हुई है। अगर सेट प्रैक्टिस ही आपको करना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए, सीटेट का ही 2011 से लेके अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो फिर आप कहेंगे कि सर अभी आप बोले थे कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि यह किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जब 2011 से लेके अभी तक जितने सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी विषय पे, खास तौर पे हम विषय की बात कर रहे हैं, अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं पूछा गया है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वे सिद्धांत आधारित चीज़ें हैं, पुस्तक की गतिविधियों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, वही क्वेश्चन हूबहू नहीं आएगा, लेकिन उसी आधार पे तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो आना उसी एनसीईआरटी से है। तो आपको एक अपने आप में समझ आपकी एक विकसित होगी कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, और उसी हिसाब से आप क्वेश्चन की तैयारी होगी जब आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा। तो नहीं तो मार्केट का कोई लाल पीला हरा देख के आप खरीद लिए और वो क्वेश्चन अगर सही तरीके से नहीं लिखा है तो फिर आपकी तैयारी गलत दिशा में चली जाएगी। अंतिम समय में सर किस चुनिंदा टॉपिक को फोकस करेंगे? कुछ टॉपिक बता दीजिए सर जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखिए, टॉपिक की बात करें तो अगर हम पेडागोजी में सीडीपी की बात कर रहे हैं तो सारे वो तो सिलेबस उसका दिया हुआ है। सिलेबस में सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम ये नहीं कहेंगे आप छोड़ दीजिए। विकास के विभिन्न सिद्धांत अवस्था से शुरू है और लर्निंग तक आपको जाता है। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन जो ज़्यादा उठाता है जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे, वाइगोट्स्की आना ही आना है। उसके बाद नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग से क्वेश्चन आना ही आना है। कोहलबर्ग से जो क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास को यदि स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ा है तो वहाँ गलती करने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोहलबर्ग को बढ़िया से आप समझिए। उसके बाद से आप समावेशी शिक्षा हो गया, इंडिविजुअल डिफेंस हो गया, ये सब पे क्वेश्चन रहेगा। लास्ट में लर्निंग है। लर्निंग यानी कि अधिगम। लर्निंग पे भी क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन लर्निंग से ही रहता है। समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, वहाँ से 5 क्वेश्चन रहता है, मतलब 30 नंबर की हम बंटवारा कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे चैप्टर तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ही हैं, बट ये जिन लोगों का हम नाम रखे हैं, अब जैसे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप भाषा की पढ़ रहे हैं तो चौमस्की का नाम आना ही आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो परीक्षा में आना ही आना है। इस पर आप जब आप सीखने के सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़िए, स्किनर के सिद्धांत पढ़िए, उसके बाद से आप जो है पावलोव का पढ़िए,
मैस्लो का पढ़िए, तो कुछ ज़रूरी जो सिद्धांत है वो भी पढ़िए, तो सीखने के सिद्धांत है। ये तो हो गया CDP की बात। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट पे सोशल साइंस यदि आपका है तो सोशल साइंस पेपर 2 यदि सीटेट पेपर 2 आप दे रहे हैं तो 6 to 8 के जो बुक है NCERT की, उसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए पुस्तक को, क्योंकि अंदर अंदर से क्वेश्चन बनाता है। तो लाइन बाय लाइन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। और आप एक शॉर्ट, अब तो आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं पहले से जो समय लेकर मेरे पास स्टूडेंट कोचिंग में आते हैं तो मैं उनको राय देता हूँ कि आप NCERT को पहले लाइन बाय लाइन पढ़िए और पुस्तक में ही अंडरलाइन करते जाइए जहाँ से आपको लगता है कि क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। और फिर अंडरलाइन, अगर एक चैप्टर आप अंडरलाइन कर लिए हैं तो चैप्टर वाइज फिर आप एक नोट्स कॉपी बनाइए और आप अपना लूसेंट बनाइए। हमें नहीं करें कि लूसेंट पढ़िए। लूसेंट में जैसे एरो दे दे के इन्फॉर्मेशन दिया रहता है तो उस NCERT से आप अपना खुद का बनाइए। एरो दे दे के आप पूरा इन्फॉर्मेशन छांट लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। अब इतना बढ़िया आप नोट्स बना लीजिए कि बाद में आपको पुस्तक नहीं पढ़ना पड़े। उसी तरह अगर साइंस का स्टूडेंट है तो 6, 7, 8 का आप साइंस जाके देखिएंगे तो क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप 3 करके पुस्तक में दिया रहता है। वो क्रियाकलाप क्या है? वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो उन गतिविधियों के अंदर अंदर से साइंस में क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो हर गतिविधि को ध्यान से पढ़ें और समझें। साइंस हो गया। अब देखिए कुछ और चीज़ें इसमें हैं जो आपके CDP के सिलेबस में नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वह क्या है? NCF 2005, NCF 2020 जो वर्तमान में है, NEP 2020। NCF 2020 कह दिए तो आप ये नहीं समझिएगा कि हम NEP 2020 को बोल दिए हैं। फिर से हम समझा दे रहे हैं। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 केंद्र सरकार ने के द्वारा, नई दिल्ली द्वारा, NCERT द्वारा बनाया गया है। उसी को आधार मान के जितने स्टेट हैं वे अपना स्टेट करिकुलम बनाते हैं। जैसे बिहार में BCF बन गया है, BCF 2008 बना है, उसके BCF 2008 बनाने में भी हमने SCERT में अपना योगदान दिया है। तो वह हो गया स्टेट करिकुलम। और तो जो स्टेट करिकुलम बन गया जैसे NCF है तो वे सब चीज़ें करिकुलम जो है रिवाइज होते रहता है। तो जो NCF 2005 बना उसको रिवाइज किया गया और 2020 में NCF को और उसको कैटेगरी वाइज बांट के बनाया गया, माने व्यापक किया गया एक तरह से समझिए। यानी कि उसको, तो उसका अभी जो रिलीज है NCF 2020 उसको देखिए। और NEP 2020 वो अलग चीज़ है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो अलग चीज़ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी आप देखिए। उसमें जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति जो है, जो उसमें बदलाव किया गया है, उन सब चीज़ों को चैप्टर उसमें बढ़िया से समझाया गया है। जैसे कि क्लास 1 से पहले की जो एजुकेशन थी, बाल बाटिका, नर्सरी, पहले फॉर्मल एजुकेशन में उसको नहीं रखा गया था। लेकिन आप NEP 2020 जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो देखिएगा उसको भी फॉर्मल एजुकेशन में ले लिया गया है। तो वहाँ भी अपनी एक समझ बनाइए। कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी रहेगा जो आपके CDP और CTET के सिलेबस में, वो सब जो हम ये सब बोल रहे हैं, NCF की बात कर रहे हैं, NEP की बात कर रहे हैं, ये आपको CDP के सिलेबस में नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको वहाँ जाकर, मतलब पूरा बारीकी से सिलेबस आप बता दिए सर, कहाँ से? बिल्कुल। देखिए जब हमसे आप बात कर रहे हैं CTET के बारे में तो हम तो बारीकी से विस्तार से ही बताएंगे। अब कुछ छात्र कमेंट करेंगे सर कि नेक्स्ट CTET या फिर जुड़ना चाहते हैं सुमित ओझा सर से, कैसे भी ऑनलाइन, जो गांव गराज में रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश? देखिए हम जो ऑनलाइन पहले हम पढ़ाते भी थे, बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा ऑनलाइन क्लास बंद हो गया था, तो अभी हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इस बार तो हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया है CTET का। मेरा बैच कंप्लीट है, मेरे स्टूडेंट रिवीजन कर चुके हैं, बिल्कुल तैयारी में है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो अब तो इस एग्ज़ाम के लिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब फिर इसके बाद जो नेक्स्ट CTET आने वाली है उसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड में रहेंगे। तो गांव के लिए, अभ्यर्थी के लिए बिल्कुल दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम चूँकि हम यूट्यूब और अन्य चीज़ों पे बहुत कम सक्रिय रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी सक्रियता वहाँ बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बिहार के और इंडिया के बच्चों को। हाँ, अंतिम संदेश क्या देंगे अभ्यर्थी को सर एग्जाम हॉल में? कैसे उनको क्या कुछ ध्यान देना पड़ेगा, कैसे वो अपना कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे? देखिए अंतिम संदेश हम यही देंगे कि बहुत प्रेशर नहीं लीजिए, कूल माइंड होके एग्ज़ाम देने जाइए। संजोग की बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग का अप्लाई कीजिएगा, दिमाग का प्रयोग कीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा। जो चीज़ हम बोल रहे हैं, अगर इतने दिनों में
जितना तक उसमें हो सकता है आप चीज़ों को पढ़ के जाइए और क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। देखिए अन्य एग्जाम में आप जाइएगा तो उसमें क्वेश्चन पेपर में आप निर्देश लिखा रहता है, तो वहाँ रहेगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न में ये रहेगा कि सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि गलत को आपको छाट देना है और सही, यहाँ पे उचित उत्तर चुनने की बात होती है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा सी-टेट में जो क्वेश्चन बनता है तो उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें 1 सही है 3 गलत है, लेकिन 3 जो गलत है वो आपको सीधे से ऐसा नहीं लगेगा कि गलत ही है, कहीं ना कहीं वो भी आपको सत्य जैसा ही लगेगा। तो इसमें कहता क्या है, बाकी एग्जाम में कहता है कि गलत छांट दीजिए और सही उत्तर चुनिए, इसमें कहता है उपयुक्त उत्तर चुनिए। यानी कि किसी प्रश्न के अगर 4 उत्तर दिए गए हैं तो 4 में आपको पहला भी लगेगा सही है, दूसरा भी लगेगा सही है, तीसरा भी लगेगा सही है, चौथा भी लगेगा सही है, लेकिन इनमें सही सबसे सही जो है वो उपयुक्त होता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप किसी प्रश्न को पढ़े और उसका आंसर जानते हैं, ए में देखें आंसर फटाक से मार दिए, बी सी डी आप पढ़े ही नहीं। हो सकता है कि ए से बेहतर तरीके से बी को लिखा गया, बी से बेहतर सी लिखा हो और सी ही राइट आंसर हो, आप सी तक पहुंचे ही नहीं। तो क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़िए और सारे क्वेश्चन को समझिए, फिर सारे ऑप्शन को टाइम लेके पढ़िए और फिर उसको समझ के तब अपना उत्तर दीजिए। नकारात्मक चीज़ को नहीं चुनना है। जैसे कभी भी प्रश्न में अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो उनके लिए बता रहे हैं, जो सिलेबस पढ़े हैं उनको तो इतना मतलब इस स्तर से हमको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है जो मुझसे पढ़े हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, पेडागोजी की नहीं समझ है, उनके लिए हम बता रहे हैं। नकारात्मक उत्तर नहीं चुनिएगा, जैसे कि बच्चे के साथ मार पीट, दंडात्मक, ये सब चीज़ वर्जित है। समझ पे आधारित ज्ञान की निर्माण हो, ज्ञान का सृजन हो। क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है अपनी समझ रचनावाद से लिया है और रचनावाद कहता है कि बच्चे में ज्ञान का सृजन हो, निर्माण हो। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि बाहर से लाया गया इंजेक्शन में और बच्चे को इंजेक्शन के द्वारा उस इंजेक्शन के थ्रू बच्चे में भर दिया गया, नहीं। बच्चे में ही ज्ञान का सृजन, जैसे ब्लड अपने आप हमारे शरीर में बने वह बेहतर होता है कि ब्लड बाहर से चढ़ा दिया जाए वो बेहतर होता है, अपने बनता है, अपने बने वो बेहतर होता है। ठीक उसी तरह से एनसीएफ कहता है कि बच्चे में ज्ञान का सृजन खुद हो, और ज्ञान का सृजन जब खुद होगा तो टीचर की क्या रोल है? तो टीचर जो है वे सुविधा दाता के रूप में है, सहयोगी के रूप में है। वे माहौल, उस माहौल को क्रिएट करेंगे जिस माहौल में बच्चे में ज्ञान का सृजन हो। तो इस तरह के विचार कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें कि बच्चे में खुद से ज्ञान का सृजन कैसे हो रहा है, कौन सा ऑप्शन इस बात को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, हम उसको चुनेंगे। देखिए पूरी तरह से सर बता दिए कैसे आपको एग्जाम हॉल में क्या कुछ जानकारी लेके जाना है और बाकी बारीकी से सब्जेक्ट में भी कैसे पकड़ बनाना है। ओवरऑल तैयारी को लेकर पूरी तरह से निष्कर्ष तरीके से बता दिए सर कि हर कुछ बिंदुवार आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। सर और कुछ संदेश है तो छात्रों को दे सकते हैं? यही है कि आप लोग पढ़ें और अब तो जो भी आपके पास टाइम है, हम यही कहेंगे कि एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। और सीडीपी के जो सिलेबस दिया गया है या जो हम बताए हैं उन सब टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए और कूल माइंड होके एग्ज़ाम दीजिए। ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे। देखिए जिस तरह से स्टेट का रिजल्ट आया, उम्मीद है कि सीटेट का अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे। काफ़ी छात्र इस बार इनरोल हुए, लगभग 25 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा खासा रिजल्ट रहेगा। देखते हैं 8 तारीख का कैसा कुछ सवाल रहता है। सर एक और संदेश हम देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि सीटेट, देखिए बहुत स्टूडेंट इसको हल्के में लेते हैं कि सीटेट है चलो निकल जाएगा ऐसे ही। अगर इतना आसान होता तो 15-16% रिजल्ट ही सीटेट का होता है, 15-16% होता है। यानी कि 100 में 80-85 बच्चे फेल करते हैं और 15-16। हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको जागरूक कर रहे हैं। तो यह इतना आसान भी नहीं है इसमें। अगर लेकिन आप सही डायरेक्शन में, देखिए पढ़ने के लिए बहुत चीज़ उपलब्ध है मार्केट में, बहुत मटेरियल आपके पास है, सब चीज़ को आप नहीं पढ़ सकते हैं। सही रास्ते पे पढ़ने की बात जो हम शुरू में बताएं वही हम फिर भी बता रहे हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी को पढ़ना है और पेडागोजी को पढ़ना है। पेडागोजी को पे ज़्यादा फोकस करना है तब यह एग्ज़ाम निकलेगा। नहीं तो ऐसे हम लोग निरर्थक रूप में बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर ले तो इसमें इस एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसमें आप मुख्य रूप से जो सीडीपी और ऑल पेडागोजी के सिलेबस है उसको पढ़ें और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें, इतना बार पढ़ें। एनसीईआरटी जितना बार आप पढ़ेंगे ना उतना बार आपको लगेगा कि कुछ हमको इसमें और चीज़ नया सीखने को मिल रहा है। और एक और चीज़
पुराना वाला एनसीईआरटी की बुक नहीं ढूंढने लगिएगा जो जनरल कंपटीशन या बीपीएससी और यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। नहीं, आप स्कूल टीचर बनने जा रहे हैं, तो स्कूल में जो वर्तमान में एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वे एक्टिविटी बेस्ड पुस्तकें लिखी गई हैं, गतिविधियों के माध्यम से, और वहीं आपका पेडागोजी है, एक तरह से समझिए आपकी अध्यापन है। तो वह नई वाली पुस्तक पढ़ेंगे और उसमें बीच बीच में शिक्षक संकेत दिया रहता है, वह पेडागोजी ही है, तो उस पर भी ध्यान देंगे। और इन सब चीज़ों को आप एक जब 6, 7, 8 की किताब पढ़ें तो समझे कि हम इस किताब को एक बच्चे की तरह भी पढ़ रहे हैं और फिर इसी पुस्तक को एक टीचर के रूप में भी हमको पढ़ाने जाना है। अब इस रूप में पढ़ेंगे, भाव अपने आप आ जाएगा शिक्षक का। देखिए, मतलब बारीकी से सर समझाने का प्रयास करते हैं, डेप्थ नॉलेज देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीटेट एक अच्छा खासा मात्र जैसा सर बता रहे हैं कि 15 से 16% रिजल्ट होना, यानी 100 स्टूडेंट में 15 से 16% का सिलेक्शन होता है, वो क्वालिफाई कर पाते हैं। बाकी 8 तारीख का एग्ज़ाम भी अगर अंतिम एग्ज़ाम आपका है तो जो सर रणनीति बताए हैं उस रणनीति पे आप चलिए, एनसीईआरटी पे ज़्यादा पकड़ बनाइए, सीडीपी भी ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो ठीक है, इसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई की तैयारी करनी है, निश्चित रूप से करनी है, लेकिन बीपीएससी टीआरई की तैयारी आप कब करेंगे? जब सीटेट पास करेंगे तभी ना करेंगे। तो यह पहली सीढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पे गंभीरता से आप इसको लीजिए और पढ़िए। पढ़ने का देखिए, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है, जितना मेहनत कीजिएगा सफलता आपको निश्चित मिलेगी। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरे सभी सुनने वाले छात्र छात्राओं को भी हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे सुना, और यदि मुझसे कुछ सीखने को उनको मिल रहा है, अगर उनके एग्ज़ाम में मेरी बातें जो है फ़ायदा कर रही हैं, तो इसके लिए मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद दे रहा हूं कि वे सफल हों, अच्छा करें, अपने जीवन में उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। तो आप भी कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर कोई और रणनीति चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं, वीडियो को कमेंट में बताइएगा। बाकी जितना सर बताएं उतना अगर आप कर लेते हैं, 100% आप श्योर रहिए आप सीटेट में फेल नहीं होगे, क्वालिफाई करेंगे और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। बाकी कुछ अगर गलती हुआ होगा और कुछ जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।